नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में जो मार्केट में क्रैश हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि ये क्रैश नहीं है क्योंकि इंडेक्स में सिर्फ 1.5% की गिरावट है। हालांकि ये जो 1.5% है, इससे जो निफ्टी 50 है उसके अंदर 350 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखी गई है, जिसमें 24,750 के लेवल से टूटते हुए मार्केट क्लोज होने तक जो निफ्टी है, ये जो 350 अंक का जो गिरावट है, इसके वजह से पूरे मार्केट में जितने भी शेयर्स है, चाहे वो हर सेक्टर के शेयर्स हों, उन सब में ही गिरावट देखी गई है। सब में ज्यादातर 2% से 2.5% तक की गिरावटें देखी गई है। हालांकि ये जो मार्केट में गिरावट है, ये सिर्फ ट्यूसडे के दिन पे नहीं, ये मंडे 16 दिसंबर के दिन भी देखा गया था, जहां 200 से सवा 200 अंक तक टूट गया था मार्केट। अब मंडे और ट्यूसडे अगर दोनों दिन का देखा जाए तो 550 पॉइंट से ज्यादा मार्केट में गिरावट आई है, मतलब निफ्टी 50 के अंदर गिरावट आई है। और वहीं हम सेंसेक्स की बात करें तो आज के दिन जो 17 दिसंबर है, वहां पे सेंसेक्स 1200 पॉइंट करीब टूटा है, और उससे पहले 300 350 अंक, मतलब सेंसेक्स में भी एक तरीके से 2 दिनों में 1500 पॉइंट तक के आसपास की गिरावट देखी जा सकती है। तो इंडेक्स अपने एक हफ्ते पुराने जो डाटा है उसी पे वापस आ गया है। यहाँ पे मार्केट में जो बड़ी गिरावट हो रही है पिछले 2 दिन से, इसके पीछे क्या कारण है इसे हम समझते हैं। जो यूएस इंडेक्स है, नेस्डेक है, डाउ, वो भी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, वो खुद गिर रहा है क्योंकि उसने पिछले ही महीने में काफी अच्छी तेजी दिखाई थी। अब उसमें करेक्शन का एक समय चल रहा है। दूसरा कारण यह है कि यूएस में 18 दिसंबर को एक यूएस फेड के तरफ से जो रेपो रेट होता है इंडिया का, उसी तरह का फेड के रेट्स होते हैं, उन्हें कट करने की बात चल रही है, जिसे गवर्नमेंट का मतलब बैकएंड में आप कहें तो 25 बीपीएस की बात है, जहां वहां के नागरिक चाहते हैं कि इसमें 50 तक का कट डाउन हो। जैसे कि हमने अभी इंडिया में भी देखा है कि आरबीआई ने जो सीआरसी पॉलिसी है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो का जो पॉलिसी है, उसे कट डाउन किया है 0.50 पैसे से। मतलब जो 4.5% तक अभी जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिजर्व रखती थी कैश अमाउंट जो बैंक्स में डिपॉजिट होते थे, मतलब बैंक्स के पास जमा किए हुए टोटल एसेट्स का जो 4.5% होता था, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे जमा रहता था। उस पैसे से आगे ग्रोथ और आगे काम कर सकती हैं। ये छूट इन्हें मिली थी। ये भी आरबीआई ने इसलिए अनाउंस किया था ताकि मार्केट में ये जो गिरावट है इसे कंट्रोल में रखा जा सके, जो स्टेबिलिटी है मार्केट की उसे कंट्रोल करके रखा जा सके। देखिए, इस समय आरबीआई ने जो अपने रेपो रेट में भी फैसला लिया है कि वो उसे नहीं बढ़ाएंगे, इस वजह से भी मार्केट थोड़ा बचा है। अदरवाइज बहुत ज्यादा गिरावट आती, क्योंकि अगर आरबीआई भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती तो वैसे ही यूएस फेड के तरफ सब पूरी दुनिया की नजर है कि वो आगे आने वाले दिनों में क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके ही डिसीजन पे वहां का जो इंटरेस्ट मार्जिन रेट है, जो वहां लोगों को एक्सपेंसेस झेलने पड़ रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है। और इंडिया के लिए ये चीजें तो मायने रखती ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा से न्यूज अच्छे आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और दूसरा एक और कारण यह है कि अब विदेशों में छुट्टियों का टाइम चालू हो गया है, जो विंटर सीजन का होता है, वो अब 15 से 20 जनवरी तक के लिए सारे ऑफिसेज और छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो प्रॉफिट में बैठे हैं वो सेल करते हैं। तो ये थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर है। अगर चौथी बात हम ये करें कि जो इंडिया का एक नया इन्फ्लेशन डाटा आया है, जिसमें महंगाई को नवंबर तक का जो डाटा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट है वो काफी बढ़ा हुआ है। और एक डाटा ये भी है जिसके वजह से मार्केट में नेगेटिव और पैनिक का कारण बना है, वो ये कि इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा है ये भी काफी ज्यादा मिसमैच और काफी गैप बाउंड के साथ है। मतलब 36 बिलियन डॉलर तक का जो इन्होंने इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पे जो इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो ट्रेडिंग करती है, मतलब जो जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट के अदर देशों में, वो 36 बिलियन डॉलर के आसपास है। और उसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंपोर्ट्स है जो गवर्नमेंट ने विदेशों से खरीदा है, जो हमारे यहाँ आया है 6 करोड़ बिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो ये जो गैप है 36 बिलियन डॉलर और 66 करोड़ बिलियन डॉलर का, इनके बीच में काफी ज्यादा गैप बनता है, जिसके वजह से फिजिकल डेफिसिट इंपैक्ट होता है। डॉलर की जो शेयर के प्राइजेस हैं, जो डॉलर का अपना प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, इंडियन रुपी उसके सामने घटता जा रहा है।
मतलब $1 को पे करने के लिए आगे आने वाले दिनों में 85 रुपीज तक जा सकता है। हालांकि इससे भी कुछ कंपनियों को फायदा ही होता है जो इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड करती हैं। तो डॉलर के रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, और यहीं पे डॉलर का रेट बढ़ने से जो गवर्नमेंट इंपोर्ट्स करेगी वहां पे जो इनका फॉरेन रिजर्व है वो ज्यादा खर्च होगा। तो ये सारे फाइनेंशियल टेक्निकल्स हैं जिसके वजह से अभी कुछ ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं जिसका मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पे, और ये जो हैवी सेलिंग्स देखने को मिल रही है। बाकी रह गई आईटी फार्मा, तो इनका भी हालत काफी ज्यादा खराब है, तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर है। और जो निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज है इन्होंने अपने रिजल्ट अच्छे पोस्ट नहीं किए थे, और जनवरी का भी यही माना जा रहा है कि कुछ खास ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे हमें एक चीज समझना होगा कि जितना भी डाटा आ रहा है फाइनेंशियल रिगार्डिंग और देश की इकोनॉमी के रिगार्डिंग, वो या तो मिला जुला है या फिर अप टू डाउन है। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी एक चीज देखनी पड़ेगी कि सिर्फ जीएसटी प्राइस हाइक करने से, जहां पे अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने 35% कुछ चीजों में जीएसटी हाइक किया था, जिसके वजह से भी नेगेटिव इंपैक्ट आया और मार्केट में गिरावट वहीं से स्टार्ट हुई। मार्केट वैसे भी इमोशंस पे ट्रेड करता है, तो उन्हें जो एक छोटी अगर नेगेटिव न्यूज भी मिलती है तो भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। कि हमारे देश की जो टॉप बिलियनर्स है उन्हें वर्ल्ड वाइड टॉप 100 में से नीचे की तरफ रैंकिंग देखने को मिला है। मतलब अंबानी अडानी जैसे टॉप बिलियनर्स हैं, इनका $100 बिलियन जो एसेट्स वैल्यू है उससे नीचे ये आते हुए दिखे हैं। और टॉप 10 रिचेस्ट में से जो गौतम अडानी है वो भी बाहर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनका पता ही है कि अमेरिका में जो केस चल रहा है उनकी कंपनी को लेके, उस वजह से भी इनके जो एसेट्स हैं उनमें काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा गिरे हैं। पॉइंट्स मिलाकर के मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट बनाता है, जहां पे एफआईज ने कुछ ज्यादा ही सेलिंग कर दी है, जिस वजह से मार्केट में ये पैनिक और ये जो करेक्शन है ये देखने को मिला है। और वहीं डीआईज ने अभी इस वक्त बिकवाली ही की है, उन्होंने खरीदा नहीं है। मतलब विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, और जो घरेलू इंस्टीट्यूशन थे, जितने म्यूचुअल फंड्स थे, इन्होंने पिछले ही हफ्ते काफी ज्यादा बाइंग किया था, जिसके वजह से वो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट को अगर गिरना ही है और भी कुछ पॉइंट्स गिरने हैं और 24,000 के लेवल पे आना है, तो फिर जो म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है ये इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि और ज्यादा अगर डिक्लाइन आता है तब ये इसमें एंट्री बनाएं। क्योंकि ज्यादातर जितने भी सेक्टोरियल शेयर्स हैं उनमें गिरावट ही देखी गई है। किसी में भी अपमूव अगर दिखता है तो वहां पे म्यूचुअल फंड्स खरीदती है। दोस्तों ये एक ऐसा समय है जहां पोर्टफोलियो बिल्ड करने का सही समय आता है। अगर आपके पास अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं तो उसे होल्ड करके रखें या फिर उसकी क्वांटिटी और बढ़ाएं। अगर आपको और भी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को समझना है तो हमारे चैनल पे हमने जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे जो वीडियोस बनाए हैं उसे आप देख सकते। मार्केट में गिरावट कई कारणों से होता है, लेकिन एक इन्वेस्टर को ऐसे ही मौके की तलाश रहती है कि जब मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हो या फिर एक बहुत अच्छा करेक्शन का फेज चल रहा हो तब वो अपनी एंट्री बनाए। उठे हुए मार्केट में पैसा लगा के कोई ज्यादा रिटर्न नहीं बन पाता है। इस समय मार्केट का जो माहौल है वो बहुत सारे मेजर ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से गिरा हुआ। आगे आने वाले समय में क्या नए अपडेट्स आएंगे इसे भी आप जानते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।